हेलो दोस्तों, मैं कपिलेंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरियंस के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं, ये इस चैप्टर की वीडियो 3rd है। तो हम बात करने वाले हैं डाई हेलो एरियंस का नामकरण, कि हम डाई हेलो एरियंस का नामकरण किस तरह से करेंगे। देखो, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे यदि कोई हेलोजन ग्रुप हो या कोई क्रियात्मक समूह हो या कोई प्रतिस्थापी समूह हो, कोई जुड़ा हुआ है, तो वह होता है उसका मेन कार्बन। जैसे ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी, वह इसका मेन कार्बन है। इस कार्बन के मेन कार्बन के जो दोनों साइड में होंगे, ये वाले कार्बन होंगे बेंजीन वाले के दोनों कार्बन, ये कहलाएंगे आपके ऑर्थो पोजीशन। कौन सी? ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों पोजीशन होंगी वो कहलाएंगी आपकी मेटा पोजीशन। और ये वाली स्थिति है, ये स्थिति कहलाएगी आपकी पैरा पोजीशन। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम कि इनका नामकरण किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन परमाणु मेन ग्रुप पे जुड़ गया, कोई सा भी मान सकते हो आप इसमें मेन ग्रुप। तो ये इस कार्बन के ये वाली पोजीशन है, वो कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो हमने लिखा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, यानी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है। और क्लोरीन है कितने? 2। तो 2 के लिए लगाया हमने डाई, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अगर मैं इसका IUPAC में नाम लिखना चाहूँ तो IUPAC में क्या नाम हो जाएगा? एक नंबरिंग देंगे IUPAC के लिए 4, 5 और 6। तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका नाम रूट पद्धति में नाम क्या होगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, यानी मेटा पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन है। मेटा डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो और बेंजीन। अगर IUPAC में नाम लिखना चाहूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, यानी 1 पे और 3 पे क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन है कितने? 2। तो 2 के लिए डाई, 1,3 डाई क्लोरो और बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। IUPAC में नाम क्या हो जाएगा इसका? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। IUPAC में नाम होगा इसका 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। इसकी बात करते हैं, इसका नामकरण क्या? बेंजीन वाले पे, बेंजीन वाले पे 3 VR समूह हैं। कितने? बेंजीन वाले पे 3 VR समूह हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिम ट्राईब्रोमो बेंजीन। इसके लिए लगाएंगे हम सिम और ट्राई, 3 ब्रोमो हैं और बेंजीन, सिम ट्राईब्रोमो बेंजीन। अगर मैं IUPAC में नाम लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1,3,5 ट्राईब्रोमो बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, कि एल्किल हैलाइड को किस तरह से बनाया जा सकता है, उनको बनाने की विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, कि हम एल्किल हैलाइड को किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाते हैं, यानी एल्कोहलों से क्रिया करके हम एल्किल हैलाइड किस तरह से बना सकते हैं। देखो, जब हम एल्कोहलों की क्रिया किससे कराएंगे? PCl5 के साथ कराएंगे। किसके साथ? PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जब प्राथमिक एल्कोहलों को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। ये है प्राथमिक एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। इसकी क्रिया जब हम PCl5 के साथ कराते हैं, PCl5 को मैंने इस तरह से खोल के रखा, तो क्या निकलेगा इसमें से बाहर? यहाँ से बाहर निकलेगा POCl3 और बचा क्या? RCl और HCl। यहाँ से RCl एल्किल क्लोराइड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? ये इसका नाम है एल्किल क्लोराइड।
बाहर क्या निकला, POCl3 और HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ पे एल्कोहल से क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड, यानी एल्कोहल की क्रिया जब PCl5 के साथ कराई तो हमें क्या मिला, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ। दूसरी रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहलों की रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, जब एल्कोहलों को PCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो भी क्या बनते हैं, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। जब हम एल्कोहलों को क्या, हमने एल्कोहल कितने लिए, तीन लिए, 3 को मैंने कैसे लिख लिया, इस तरह से ROH ROH और ROH। और PCl3 की क्रिया जब एल्कोहल से कराते हैं तो क्या बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर निकलेगा आपका H3PO3, क्या बाहर निकला, H3PO3, और R से Cl, कितने Cl बाहर निकल गए, 3 RCl, और यहाँ पे भी क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। क्या बाहर निकला, एल्किल क्लोराइड। और H3PO3 क्या निकल गया बाहर। थर्ड है आपकी एल्कोहलों से। नेक्स्ट विधि है आपकी, जब एल्कोहलों की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। जब एल्कोहल, ये है एल्कोहल और ये है थायोनिल क्लोराइड, जब एल्कोहलों की रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, देखो, जब एल्कोहलों की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्किल क्लोराइड और SO2 प्लस HCl मिलता है, तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ से जब एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ से क्या अलग हो गया, RCl अलग हो गया, एल्किल क्लोराइड, SO2 अलग हो गया और HCl क्या हो गया, अलग हो गया। HCl को तो प्रीडीन क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और SO2 गैसीय रूप में बाहर निकलती है। इस प्रक्रम को हम डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। कौन सा प्रक्रम, डार्जन प्रक्रम भी कहते हैं, डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। आपसे बोला जा सकता है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन प्रक्रम किसे कहते हैं, ये वाली रिएक्शन होती है डार्जन प्रक्रम भी कहलाती है। जैसे थायोनिल, जब एल्कोहलों की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे यानी SOCl2 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जब एल्कोहलों को प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस क्रिया में बनने वाले HCl को, ये वाला जो HCl बनता है, इसको तो कौन अवशोषित कर लेता है, प्रीडीन अवशोषित कर लेती है, प्रीडीन अवशोषित कर लेता है तथा SO2 गैसीय रूप में पृथक हो जाती है, जिसके कारण इस विधि से शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसके कारण इस विधि से शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, डार्जन प्रक्रम कहलाता है। अब हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोव प्रक्रम के बारे में। ग्रोव प्रक्रम क्या होता है, जब एल्कोहलों की रिएक्शन हम HCl यानी अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। यानी जब एल्कोहलों की रिएक्शन हम अम्लों के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और साथ में क्या बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। यानी ग्रोव प्रक्रम की बात करते हैं, जब एल्कोहलों को निर्जल ZnCl2 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों के साथ अभिकृत किया जाता है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। यानी जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल की और अम्लों की, तो रिएक्शन कराते हैं तो इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस और इस पे धनायन, तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H और Cl, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम होगा HI, HBr, HCl और HF में सबसे अधिक क्रियाशील होगा HI और सबसे कम क्रियाशील होगा वो होगा HF। इसका कारण ये है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, तो इन सभी में सबसे अधिक आकार किसका है, आयोडाइड का आकार सबसे अधिक है, तो इन हाइड्रोजन और आयोडाइड के मध्य बॉन्ड भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और बॉन्ड अधिक होने के कारण जो ये बॉन्ड होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। दुर्बल होने के कारण हाइड्रोजन है वो आसानी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और
हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही प्रबल होगा। प्रबल होने के कारण इनका जो बॉन्ड प्रबल होने के कारण हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए HI अधिक क्रियाशील होता है। HI की क्रियाशीलता अधिक होती है और HF की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करते हैं हम। 3 डिग्री में क्या होता है कि इसमें 3+I प्रभाव होते हैं, यानी अगर मैं बात करता हूँ 3 डिग्री की, ये होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होता है, इसमें 3+I प्रभाव होते हैं। देखो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन पे आंशिक पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन अपने बॉन्ड, हाइड्रोजन क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये जो CH3 हैं इनको बोला जाता है +I प्रभाव। जितने अधिक +I प्रभाव होंगे वो उतना ही क्या करेगा, जितने अधिक +I प्रभाव होंगे ये अपने बॉन्डों को, +I का क्या काम क्या होता है कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसको देना, ऑक्सीजन को देना, ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना है। यहाँ पर जब 3+I प्रभाव हैं तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसको शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन के लिए, किसको शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन को। तो इसलिए 3+I प्रभाव होने के कारण ये सबसे अधिक क्रियाशील है। द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है, इसमें 2+I प्रभाव होते हैं, यानी सबसे अधिक जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो त्यागेगा तृतीयक अल्कोहल, उससे कम त्यागेगा द्वितीयक अल्कोहल, क्योंकि इसमें 2+I प्रभाव हैं और इसमें कितने +I प्रभाव हैं, इसमें केवल 1+I प्रभाव है। इसलिए इसकी जो क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा वो होगा, तृतीयक अल्कोहलों की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, द्वितीयक अल्कोहलों की क्रियाशीलता कम होगी और प्राथमिक अल्कोहलों की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्केनों के हेलोजनीकरण से, यानी जब एल्केन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, यानी जब एल्केन, यह है एल्केन, या मैं बोल सकता हूँ मेथेन, ठीक है, एल्केन या मेथेन, कि जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, यानी -HCl, क्या बन गया, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ो, यहाँ पे क्या बन गया, CH2, CH3 बच गया और इससे क्या जोड़ दिया हमने, Cl, तो यहाँ पे आ गया है CH2 CH3 Cl, यानी मेथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, फिर से यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा HCl, बाहर निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे, CH2 और Cl, और यहाँ इस Cl को कहाँ जोड़ देंगे, इस कार्बन से, तो क्या बन गया, CH2Cl2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे इससे। फिर से यहाँ पे आंशिक नेगेटिव आंशिक पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे इस कारण पे नेगेटिव, क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Cl बाहर निकला और यहाँ से H बाहर निकला, तो इस कार्बन पे एक और Cl जुड़ जाएगा, तो Cl कितने हो गए, 3, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को भी क्या करना है, बाहर निकालना है, तो फिर से Cl क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे। तो क्लोरीन की रिएक्शन कराने पर इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला, तो बचा क्या, CCl4, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, ये होती है क्लोरोफॉर्म, और ये होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, यानी कौन सी हैलोजन है जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। जो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन होती है वो है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और इसके बाद है आयोडीन। जो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन होती है वो होती है फ्लोरीन, दूसरे पे इसके बाद होती है क्लोरीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन। क्योंकि हैलोजन की फ्लोरीन की जो विद्युत दृढ़ता होती है वो सबसे अधिक होती है, -4। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। सेकंड हो गया आपका एल्केनों के हैलोजनीकरण से। किसका निर्माण हो रहा है? एल्केनों के हैलोजनीकरण से। अब तीसरी में बात करता हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्कीन से। एल्कीन से बनाना है हमें, क्या बनाने हैं? एल्किल हैलाइड। एल्कीन से क्या बनाने हैं? एल्किल हैलाइड। ये थर्ड है आपकी, थर्ड हेडिंग है। एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने हैं। तो क्या बनेंगे? एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले, एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन का मतलब क्या होता है? असम्मित एल्कीन और सम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो। सम्मित एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो? समान हो। यानी डबल बॉन्ड के इस तरफ जितने कार्बन हैं, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ भी उतने ही कार्बन होने चाहिए। वो सम्मित होगी और असम्मित वो होगी, यानी डबल बॉन्ड के एक तरफ कम कार्बन और दूसरी तरफ अधिक कार्बन हो, वो होती है असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीनों पर योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है तथा परऑक्साइडों की उपस्थिति में HBr का योग एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? हाइड्रोजन परमाणु, मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से ही अधिक है। दोबारा, मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही अधिक है। या मैं दूसरी डेफिनेशन बोल सकता हूँ कि ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो ये कौन सी एल्कीन है? यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, इधर भी एक है और इधर भी एक है। तो ये कौन सी एल्कीन है? ये है सम्मित एल्कीन। जब सम्मित एल्कीन की रिएक्शन मैं अम्ल के साथ कराता हूँ तो क्या बनेगा? जैसे ही यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा, मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन किधर भी जोड़ सकते हैं क्योंकि सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन में हम हैलोजन हाइड्रोजन को इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, क्लोरीन को इधर जोड़ो या इधर जोड़ो। सम्मित एल्कीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में हम किधर भी जोड़ सकते हैं। तो सम्मित एल्कीन में हम जोड़ते हैं CH2 इधर Cl और इधर जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया क्लोरोएथेन। ये क्या बन गया? क्लोरोएथेन। नेक्स्ट बात करते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है। असम्मित एल्कीनों में, मार्कोनिकॉफ का नियम, असम्मित एल्कीनों में योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, वो होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। यानी असम्मित एल्कीनों में योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ, इस डबल बॉन्ड को तोड़ता हूँ, तो हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है हाइड्रोजन को मैं इधर जोड़ूँ, हाइड्रोजन को या तो मैं इधर जोड़ूँ और क्लोरीन को इधर जोड़ूं। या दूसरी कंडीशन क्या आती है?
क्लोरीन को इधर जोड़ूं और हाइड्रोजन को इधर जोड़ूं, लेकिन हमने कहा था मार्कोनिकॉफ का नियम, असममित एल्कीनों में क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। यानी ऋण विद्युतीय तत्व को हमें वहाँ पर जोड़ना है जहाँ पर जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होती है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इन दोनों में से जब हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है या यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है और यहाँ पे क्या है, कम है। तो हमने क्या कहा था, ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH Cl और CH3। हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया इस कार्बन से। तो ये क्या बन गया आपका, द्वितीयक क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया ये, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब मैं बात करता हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, या मैं इसको बोल सकता हूँ ये किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, आइसो की। किसकी स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, आइसो। तीन कार्बन है तो प्रोपिल और क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया रूढ़ पद्धति में, आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ। जब असममित एल्कीनों पर परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से ही क्या हो, अधिक हो। दोबारा सुनो, असममित एल्कीनों पर परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr से क्रिया कराई जाती है तो ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। यहाँ पे देखो CH3 CH और CH2 ये असममित एल्कीन है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये असममित एल्कीन है। जैसे ही इस बॉन्ड की इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कराएंगे, एल्कीन की असममित एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है किस पे जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक होती है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ेगा, वो जुड़ेगा आपका Br। तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट बात करता हूँ हुंसडीकरण अभिक्रिया। हुंसडीकरण अभिक्रिया, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों से किससे, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों से सिल्वर लवणों को, कार्बोक्सिलिक अम्लों से सिल्वर लवणों को Br2 के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में 0 से 8 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पे आंशिक पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। बचा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बचा आपका CH3 और इससे क्या जुड़ जाएगा, Br। क्या बाहर निकल गया, CO2 प्लस AgBr, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक। ये बन गया मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। क्या बना, मेथिल ब्रोमाइड। कैसे हुआ, देखो CH3COO और Ag ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को जब Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस।
इस पर माइनस है तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो यहाँ से AgBr बाहर निकला तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया है माइनस से क्या जुड़ जाएगा पॉजिटिव यानी CH3Br जुड़ जाएगा। यहाँ पे बनेगा मेथिल ब्रोमाइड और CO2 बाहर निकल जाएगा और AgBr भी बाहर निकल जाएगा यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ये CO2 और ये मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपका ईथर से एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि। ईथर से एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि। ईथर से हम एल्किल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? जब ईथर की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? PCl5 के साथ कराई जाती है, यानी ईथर को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। जैसे ये है आपका ईथर, क्या है? ईथर, यानी ये जो संरचना होती है ये किसकी होती है? ईथर की, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हों? ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, वो स्ट्रक्चर होती है आपकी ईथर की। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जब इसकी रिएक्शन ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा आपका POCl3। क्या बाहर निकल जाएगा? POCl3। ये तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH3 CH2 और क्या बच गया नीचे? Cl। और यहाँ पे क्या बाहर निकला? CH3 CH2 और Cl, यानी 2 मेथिल क्लोराइड प्राप्त, एथिल क्लोराइड बन रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। या मैं बोल सकता हूँ इसको क्लोरोएथेन। यहाँ पे जब मैं इस ईथर की रिएक्शन जब मैं PCl5 के साथ कराता हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी POCl3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl और यहाँ पे बना CH3 Cl और बाहर क्या निकला? POCl3। यहाँ पे बना एथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड बनते हैं। तो ईथर से एल्किल क्लोराइड बनाने की ये हो गई विधि। नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक भी बोल सकते हैं इसको। नाइट्रोसिल क्लोराइड के नाम से आ सकती है या टिल्डेन अभिकर्मक के नाम से आ सकती है या NOCl। नाइट्रोसिल क्लोराइड इसको बोलते हैं NOCl से क्या बनाना है? हमें एल्किल क्लोराइड बनाना है। तो कैसे बनेगा? जब प्राथमिक एमिनो को NOCl यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। कैसे बनेगा? जब ये क्या हो गया? 1 डिग्री एमीन, मैंने बताया था 1 डिग्री एमीन क्या होता है, यानी ये एमीन है, क्या है? NH2 क्या है? एमीन है। जब एमीन केवल एमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह प्राथमिक एमीन, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो द्वितीयक एमीन, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वो कहलाता तृतीयक एमीन। तो यहाँ पे ये कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की रिएक्शन करानी है हमें नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, यानी NOCl के साथ रिएक्शन करानी है। तो ये किस तरह से बनेगी? यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बच गया? Cl और यहाँ से क्या बाहर निकला? N2 और यहाँ से क्या बाहर निकल गया? H2O। जल का अणु क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये बन गया एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट, डाई हैलाइडों के अपचयन से, यानी डाई हैलाइडों के अपचयन करने से क्या प्राप्त होगा? हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। जैसे ही हम इनका अपचयन करते हैं, जब डाई हैलाइडों को किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयित किया जाता है तो मोनोहेलाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मोनोहेलाइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखो, ये है डाई हैलाइड, यहाँ पे 2 हैलाइड दिख रहे हैं तो ये हो गया क्या? डाई हैलाइड। डाई हैलाइडों का जब क्या करेंगे हम? अपचयन करेंगे। देखो यहाँ पे जब मैं इसका अपचयन करता हूँ, यहाँ से जैसे इस Cl को मेरे को हटाना है तो एक हाइड्रोजन इसके लिए यूज आएगा और एक हाइड्रोजन इसके लिए काम आएगा। यहाँ से जब हम इस क्लोराइड को हटाएंगे, इस हैलोजन को हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसके लिए यूज आएगा और एक हाइड्रोजन इसके लिए यूज आएगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लेने हैं? हमें 2 हाइड्रोजन लेने हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH2 और Cl बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। यानी प्रोपेन
1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, या मैं बोल सकता हूँ क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है यहाँ तक? आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।